प्यारे बच्चों, देखिए बाल विकास की आपकी जो क्लास शिक्षा मनोविज्ञान में अभी चल रही थी, मैंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन कराया था कि मनोविज्ञान कैसे कार्य करती है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। और मनोविज्ञान को किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा वो भी बता दिया था। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। किसकी बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की। तो शिक्षा मनोविज्ञान में विधियां देखिए थोड़ा साफ हो गया है, तो यहाँ पर और एक लाइन खींच देता है, एक लाइन और खींच देते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान दो विधियों में बांटा गया है, एक आत्मनिष्ठ विधियां, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों में व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है, जब कोई कार्य वो करता है तो वो स्वयं करता है और स्वयं द्वारा निरीक्षण करके ही सीखता है, वो क्या कहलाती हैं? आत्मनिरीक्षण विधियां कहलाती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां। अब इसमें सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों में एक आता है, इससे पहले मैं एक और लिख देता हूं आपको, देखिए उसके नीचे वाला पार्ट है। तो आत्मनिष्ठ पहला जो ऑप्शन था वो आपका क्या था? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ है ना। आत्मनिष्ठ के अंतर्गत क्या आती है? आत्मनिरीक्षण विधि, है ना। इस विधि में देखिए, इस विधि को शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीन विधि कहा जाता है। सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि है कौन सी? आत्मनिष्ठ विधि, है ना। इसी को आत्मकथा विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और आत्मदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन होने के साथ साथ इसमें व्यक्ति, इस विधि में व्यक्ति कोई भी परिस्थिति स्वयं क्रिएट करेगा और मस्तिष्क द्वारा उसकी जांच करेगा कि ये सत्य है या असत्य है, मैं कैसा हूं, इस तरह से जांच करना होता है। किसमें? आत्मनिरीक्षण विधि में। आगे देखिए, इसमें व्यक्ति मस्तिष्क द्वारा, किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा क्या करता है? स्वयं का निरीक्षण करता है। स्वयं का या आत्म का भी मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं कहना, है ना। स्वयं का या आत्म का क्या करता है? निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है। किसमें? आत्मनिरीक्षण विधि में। देखिए हम लोग कई बार क्या होता है कि जब कोई घटना होती है या हमारे समक्ष कोई घटना आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, देखते हैं उसे अपने नज़रिए से कि ये हमारे लिए कहाँ तक सिद्ध है ना। अब जैसे मान लो यही समस्या है कि भाई पढ़ाई कैसे करें, तो एक समस्या ही कि हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। वो किसके द्वारा प्लानिंग बना रहे हो? अपने मस्तिष्क के द्वारा प्लानिंग बना रहे हो। मस्तिष्क में छाप बिठा रहे हो, वही हमको ऐसे ऐसे याद करना है या ऐसे ऐसे भी कोई भी कार्य करना है। तो क्या कहलाती है? आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। नई बात समझ में आई? फिर से सुन लीजिए, बहुत सरल और शानदार तरीका बताता हूँ आपको। आत्मनिरीक्षण विधि में एक लाइन याद रखना बस, केवल आप कोई भी समस्या स्वयं क्रिएट करेंगे और उसका स्वयं ही समाधान खोजेंगे, ठीक है ना। स्वयं क्रिएट करके स्वयं ही उसका समाधान खोजना, वो क्या कहलाती है? आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। और इसमें आत्मनिरीक्षण विधि में आप अध्ययन करते हैं अपने स्वयं का। आगे देखिए, अगली इसी की जो विधि आती है, देखिए इसके दोष में बता दूं। दोष इसमें क्या, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण असत्य भी कर देता है और सत्य भी कर देता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा दोष। और लाभ की बात करूं तो यह सबसे सरल और सस्ती पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इसमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है ना। आगे देखिए, पैसे ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है क्योंकि पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अगली जो विधि आती है वो आपकी आती है गाथा विधि। कौन सी? गाथा विधि। आत्मनिष्ठ विधियों में दूसरी विधि आती है जो आपकी गाथा विधि।
देखिए गाथा विधि में, इस विधि में मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पूर्व के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? पूर्व के व्यवहार का। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसके हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना? गाथा विधि का प्रयोग करना। और गाथा विधि में हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जानकर आगे उसके बारे में बताएंगे कि व्यक्ति ऐसा है। गाथा विधि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम उसके बैकग्राउंड को जानकर आगे के बारे में उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चलकर व्यक्ति ऐसा होगा, है ना। आगे देखिए गाथा विधि में, देखिए इस विधि के लाभ के बारे में बात करूं तो यह विधि भी बहुत सरल और सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं अध्ययन कर लेता है, किसी दूसरे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए अगली विधि की बात करते हैं तो कौन सी आती हैं? वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी? वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों में पहले आती कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा और एक आपके सामने एक परिस्थिति रखेगा, उस परिस्थिति में आपको चेक करेगा कि आप कहाँ तक सफल हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति अनुसार आपको चेक करे, वो क्या कहलाती है? प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। अगले देखिए बहिर्दर्शन विधि। कौन सी आती है? बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि में देखिए अगर मैं इसको यहीं पर तोड़ दूं, इस शब्द को तोड़ दूं, यहीं पर बात समझ में आ जाएगी। तो क्या बन जाता है? बहि प्लस दर्शन, है ना। क्या बनेगा? बहि प्लस दर्शन। बहि माने होता है बाहरी, बाहरी आकृति। बाहरी आकृति को देखकर, किसको देखकर? बाहरी आकृति को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन कर देना, वो क्या कहलाती है? बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। इसमें मनोवैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर बताते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। किसमें? बहिर्दर्शन विधि में। बाहरी, सीधी सी बात, बाहरी आकृति को देखकर वर्णन कर देना, वो क्या कहलाते हैं? बहिर्दर्शन विधि। जैसे उदाहरण में अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हैं, चेहरा लाल है ना, और क्रोध में दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का है ना, इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, ये व्यक्ति इतना सफल है और इतना असफल। किसके आधार पर बता सकते हैं हम? बहिर्दर्शन विधि के आधार पर बता सकते हैं। अगली विधि आती है आपकी जीवन इतिहास विधि। देखिए जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का, किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करके, संपूर्ण जीवन का अध्ययन करके उसके बारे में बताते हैं या उसके आगे देखिए जीवन इतिहास विधि में किसी व्यक्ति के पूरे संपूर्ण जीवन का जो जितना उसका इतिहास हो चुका उसको जानकर आगे बता देते हैं कि इस व्यक्ति, यह व्यक्ति क्या बनेगा या आगे क्या होगा। तो क्या कहलाती है? हमारी जीवन इतिहास विधि कहलाती है। आगे देखिए उपचारात्मक विधि। जब कोई बालक समस्यात्मक बालक हो जाता है या किसी व्यक्ति को समस्या या कोई व्यक्ति अजीब तरह से हरकतें कर रहा है, तो हम मनोविज्ञान विधि के द्वारा या मनोविज्ञान के द्वारा उस विधियों को उसको जानेंगे व्यक्ति इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है या इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, और उसको उपचार देंगे। तो क्या कहलाती है? हमारी उपचारात्मक विधि कहलाती है। अगले देखिए विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में जब कोई बालक एक कक्षा में आ जाता है, उसके बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं, यदि उसके आगे वो जानता है तो हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? अगली कक्षा में बढ़ा देते हैं। यानी सीधी सी बात, जितना हम उसके IQ लेवल का टेस्ट करेंगे, IQ का टेस्ट करने के बाद उसको आगे बढ़ा देंगे, तो वो क्या कहलाती है? विकासात्मक विधि। अगले देखिए मनोविश्लेषणात्मक विधि। अगर मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो सिगमंड फ्राइड है। कौन है? या इस विधि के हम ये भी कह सकते हैं इस विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है ना। इन्होंने 3 सिद्धांत प्रमुख दिए थे।
कौन से दिए थे? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। किसने दिए थे? जन्म देख लीजिए, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। देखो, मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक विधि। देखिए, इस विधि की मैं जनक की बात करूं, किसकी बात करूं? जनक की बात करूं तो सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण बात के जनक हैं। देखो, अगर इसको हम यहां से तोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मनः प्लस विश्लेषण बन जाता है। किसी व्यक्ति के मन का विश्लेषण कर देना, वो क्या कहलाती है? मनोविश्लेषण विधि कहलाती है। इस विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने 3 विधियां और दी थी। कौन कौन सी दी थी? या इसने 3 सिद्धांत कौन से दिए थे? एक चेतन मन बताया था, क्या? चेतन मन। और दूसरा अर्धचेतन। और तीसरा सिगमंड फ्राइड ने बताया था अचेतन। किसने बताया था? देखिए, किसी के मन के बारे में जान लेना वो मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत आ जाता है। मन के बारे में अध्ययन करना या मन का जानना, वो क्या कहलाती है? हमारी मनोविश्लेषण विधि कहलाती है। तो सिगमंड फ्राइड इसके जनक माने जाते हैं। और इन्होंने कौन सी विधि दी? चेतन। इन्होंने बताया सिगमंड फ्राइड ने कि चेतन जो मन होता है, इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से चेतना में रहता है और सही कार्य करता है। इसमें व्यक्ति चाहकर भी गलतियां नहीं करता है। किसमें? चेतन मन में। और अर्धचेतन में व्यक्ति थोड़ी चेतना में रहता है और थोड़ा अचेतन में रहता है, अर्थात आधा जगा हुआ होता है, आधा सोया हुआ और होता है। किसमें? अर्धचेतन में। और अचेतन में व्यक्ति बिल्कुल पशु प्रवृत्ति का होता है, राक्षस प्रवृत्ति के कार्य करता है। किसमें? अचेतन में। इसको खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। किसमें? अचेतन में। इसमें व्यक्ति या तो नशे में होगा या फिर अपनी शुद्ध खोया हुआ होगा। किसमें? अचेतन में। आगे देखिए, देखिए आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जितनी क्लासें मिल रही हैं उतनी क्लासें देखते रहिए, आगे आपको और अच्छी क्लासें मिलेंगी। देखिए, आगे आपकी जो विधि आती है, उपचारात्मक विधि हो गई, विकासात्मक विधि हो गई और मनोविश्लेषणात्मक विधि हो गई। अगले देखिए तुलनात्मक विधि, इसी के वस्तुनिष्ठ विधि की। तुलनात्मक विधि, इसमें हम दो बालकों को क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दो बालकों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं और तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। इस बालक का आईक्यू कितना और इस बालक का आईक्यू कितना है। तो ये विधि क्या कहलाती है? हमारी तुलनात्मक विधि कहलाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रेष्ठ बालक की तुलना, श्रेष्ठ बालक से तुलना करते हैं सामान्य बालकों की, है ना। जो श्रेष्ठ बालक हैं उनसे जो और बालक होते हैं उनकी तुलना करना, वो क्या कहलाती है? हमारी तुलनात्मक विधि कहलाती है ना। अगली विधि देखिए, परीक्षण विधि। इस विधि में पूरे वर्ष के अंत में या कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? परीक्षण कराते हैं। और परीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान है, कितना सीखा और कितना सिखाना है। किसमें? परीक्षण विधि में। अगला देखिए साक्षात्कार विधि।
साक्षात्कार विधि। देखिए इस विधि में बालक साक्षात्कार विधि, या इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू विधि, यह सबसे प्राचीन विधि है। इसमें आमने सामने बैठकर छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं और छात्र जो प्रश्न देते हैं उसके आधार पर उनका निरीक्षण निकाला जाता है। अब यह विधि दो प्रकार की होती है, सामूहिक विधि भी होती है और एकल विधि भी होती है। समूह में भी साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर सकते हैं और एक पर्सनल एक बालक को बुलाकर उसके साक्षात्कार विधि का परीक्षण भी कर सकते हैं। आगे देखिए अगली विधि। अगली आती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, देखिए प्रश्नावली विधि के, अगर प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। कौन है, किसे जनक माना जाता है, तो वुडवर्थ को। किस विधि के, प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं। इस विधि में छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं और छात्र जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। किस विधि में, प्रश्नावली विधि में। आगे देखिए विभेदात्मक विधि। देखिए विभेदात्मक विधि में क्या होता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं अंतरात्मक विधि। दो बालकों के में अंतर बताया जाता है कि ये बालक कैसा और ये बालक कैसा है ना। तो अंतरात्मक विधि में विभेद करके या अंतर करके दोनों बालकों का निष्कर्ष निकाला जाता है और श्रेष्ठ बालक से भी तुलना की जाती है। अगले देखिए मनोबोध की विधि। मनोबोध की विधि, देखिए मनोबोध की विधि। मनोबोध की विधि में मन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं, उसको हम मनोबोध की विधि कहते हैं। ठीक है ना। मन का अध्ययन करना या मन के और शरीर पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उनका अध्ययन करना, वो क्या कहलाती है, मनोबोध की विधि कहलाती है। ये आपके मनोविज्ञान की क्या हो गई, विधियां हो गई हैं। अब इसके आगे जो आपका पार्ट आएगा वो आएगा आपका कौन सा, बाल विकास का। देखिए अब शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस के आधार से बाल विकास। आपका जो पहला चैप्टर आता है वर्ग 3 का, वर्ग 3 का वो आता है बाल विकास के अवधारणा। सिलेबस के आधार से क्या आता है, बाल विकास की अवधारणा। क्या आता है, बाल विकास की अवधारणा चैप्टर आता है। देखिए अब पर मैं देखो पहले यहीं से बात कर लेते हैं, बाल विकास क्या होता है, पहले यही जान लेते हैं कि बाल विकास क्या है। देखो बाल माने होता है क्या, बच्चा। जब बच्चे का क्या करते हैं हम, विकास। तो जब से गर्भ धारण किया तब से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। यदि सीधी सी बात यह है कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाल विकास के द्वारा किया जाता है ना। कहाँ से लेकर, गर्भ से लेकर। देखिए अगर हम इसको कर दें कि बाल की जगह क्या कर दें, बाला कर दें, और एक कर दें बाल, तो बाल माने होता है क्या, बच्चा, और बाला माने क्या होती है, बाला माने होती बच्चे। ठीक है ना।
मैंने कई बार कहा है कि लड़कियों के नाम के आगे बड़ी होती है, बड़ा होता है। जैसे देखो हम लिखते हैं क्या, लड़का और लड़की है बड़ी। जैसे लिखते हैं क्या, नर, और यहाँ क्या लिखेंगे, नारी। जैसे लिखते हैं पुरुष, और यहाँ क्या लिखेंगे, स्त्री, है बड़ी। जैसे लिखते हैं तनु, इधर क्या लिखेंगे, तनुजा, है बड़ा। तो ये क्या होता है, लड़कों के आगे बड़े आ की मात्रा लगती। देखिए जो पहला चैप्टर आता है वो क्या आता है आपका, बाल विकास की अवधारणा। बालक ने जब से गर्भधारण किया तब से लेकर, तब से ही शुरुआत करते हैं कि तब से विकास की अवधारणा कैसे काम करती है। देखिए एक शब्द आता है विकास, और दूसरा शब्द आता है क्या, वृद्धि। देखिए विकास अलग होता है और वृद्धि अलग होते हैं। विकास मानसिक किया जाता है और वृद्धि शारीरिक, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। तो अगर इनमें अंतर की बात करें, विकास और वृद्धि में अंतर की बात करें, तो पहला जो पॉइंट आता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि कैसी है, जबकि वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, कुछ समय के बाद वृद्धि क्या करती है, रुक जाती है। नहीं तो आज मनुष्य कितना बड़ा होता अगर वृद्धि नहीं रुकती तो, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि वृद्धि निरंतर नहीं चलती, वृद्धि रुक जाती है। कुछ समय के पश्चात क्या करती, वृद्धि रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है। देखिए विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विकास कहाँ से शुरू होता है, तो विकास गर्भ से ही शुरू होता है। वृद्धि कहाँ से होती है, गर्भ से ही शुरू होती है। लेकिन वृद्धि कुछ समय के पश्चात रुक जाती है और विकास रुकता नहीं, विकास निरंतर चलता रहता है। आगे देखिए अगला पॉइंट, विकास अमूर्त होता है। कैसा होता है विकास, अमूर्त होता है। और वृद्धि, जबकि वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मूर्त होती है। देखिए विकास कैसा होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त माने होता है इसको देख नहीं सकते हो, विकास को केवल महसूस कर सकते हो कि इतना विकास हुआ है। विकास को देख सकते हो, किसी ने देखा है, किसी नापा है, तोला है उसको, नहीं तोला है। विकास को ना ही आप तोल सकते हो, ना ही आप नाप सकते हो। विकास का केवल एक अंदाजा, एक आंकड़ा लगा सकते हो। इसलिए विकास कैसा होता है, अमूर्त होता है। और वृद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है। बात समझ में आई। अगला देखिए, विकास का आकलन होता है और वृद्धि का मापन होता है। वृद्धि का क्या होता है, मापन होता है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और विकास को हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। आगे देखिए, यह जन्म से मृत्यु तक देखिए विकास कैसे चलता है, निरंतर चलता है। एक के बाद एक एक करके फिर विकास होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपको छोटा बड़ा आते हैं तभी आप पढ़ना सीखोगे, या सीधे छोटा बड़ा से बिना छोटा बड़ा पढ़े ये पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते हो। तो ये क्या होती है, विकास एक निरंतर होता है। जबकि वृद्धि क्या होती है, एक निरंतर नहीं होती, एकदम व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। किसमें,
वृद्धि में, और विकास में इतना नहीं होता है। तो ये कहाँ से एक पॉइंट में क्या लेते हैं, जन्म से लेकर कहाँ तक चलती है, मृत्यु अंत तक। कौन चलता है, विकास, और वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना। आगे हम और पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में और वृद्धि विकास के सिद्धांत, है ना, और जो नियम है बाल विकास की, वो नियम भी पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते प्यारे बच्चों।